नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट सारा का सारा खत्म कर लिया हमने, सारे लॉज कर लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी कर ली। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच वी आर गोइंग टू डू लिक्विड स्टेट। तीन स्टेट्स होती है मैटर की, एक गैसियस, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बोला था कि हमने लिक्विड और गैसियस स्टेट इस वाली क्लास में पढ़नी है और सॉलिड्स हमने +2 में पढ़नी है। ओके, सो लिक्विड स्टेट जब हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स करते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि लिक्विड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना भी मैटर है वो सारा का सारा इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, whether we are taking solids, whether we are taking liquids or we are taking gases. Then next the intermolecular forces of attraction is more than in gases. तो molecules जो हैं they are closely packed, right? And intermolecular spaces जो होंगी वो कम होंगी as compared to gases. Therefore the liquids they have fixed volume, they have fixed volume but no fixed shape. They take the shape of the container in which they are kept. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो स्पेसेस है वो कम है, पर इतने भी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। There is slight gap in the molecules, पर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को कस के पकड़ के रखेगा ताकि ये ज्यादा हिले डुले ना, राइट? तो इसकी जो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी हम करते हैं, we say that liquids are fluids. They have the property of fluidity. Fluidity क्या होती है? Property to flow. They have the property to flow. Okay? The next is molecules are in complete random motion. तो molecules move करते रहेंगे। अगर वो move कर रहे हैं तो हम इन दोनों का अगर करेंगे, intermolecular forces of attraction is more than in gases और molecules are in complete random motion, इन दोनों postulates को अगर combine करेंगे तो fluidity को अच्छे से explain कर सकते हैं कि liquids के molecules move भी कर रहे हैं पर उनमें intermolecular forces of attraction भी है, as a result of which वो gases की तरह इतना ज्यादा expand नहीं करते। ठीक है, फिर kinetic energy same as in gases हमने किया था कि kinetic energy of the molecules that is directly proportional to temperature. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो मूवमेंट रैंडम हो जाएगी। मूवमेंट रैंडम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वॉल्यूम, एज आई जस्ट सेड दैट द प्रॉपर्टी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इट इज फिक्स्ड. They have a definite volume. For example, if we are taking 1 liter of a liquid, तो 1 liter of a liquid का मतलब क्या हुआ कि उसमें 1 liter ही liquid present है और वो 1 liter चाहे आप पूरे इतने बड़े टब में डाल दो, चाहे आप उसको छोटे कंटेनर में डालो 1 liter कैपेसिटी वाले में, तो 1 liter कैपेसिटी वाला जो कंटेनर है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा और अगर बड़ा टैंक हम ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 liter ही वो फिल होगा। सो दैट इज हाउ वी से दैट इट हैज अ फिक्स्ड और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द लिक्विड्स दे आर denser than gases they are denser than gases but less dense than solids, less dense than solids. ठीक है, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, हमने गैसेस में पढ़ा था कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। दैट इज व्हाट कंप्रेसिबिलिटी इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम एक इस तरह से टम्बलर ले रहे हैं, इसके अंदर हम
लिक्विड ले रहे हैं और ऊपर से एक पिस्टन लेके हम इसे पुश करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जब पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल स्लाइटली सा ये पुश हो जाएगा, उसके बाद ये लिक्विड ओवरफ्लो करने लग जाएगा। यही होना चाहिए ना कि लिक्विड को जब हम पुश करते हैं तो वो जितना उसको जगह मिलेगी मॉलिक्यूल्स को उतना वो एक्सपैंड हो जाता है और उसके बाद जब हम और कंप्रेस करेंगे तो वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी इसकी है, दे आर लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैसेस। वी कैन नॉट कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, हम उसकी वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते। सो वी आर सेइंग दैट दे आर लेस कंप्रेसिबल as compared to gases. Then diffusion का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। गैसेस में हमने जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने बोला कि गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी हाई। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह है उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लिक्विड्स, जैसे हमने एक, वी हैव टेकन अ टम्बलर अगेन, इसके अंदर हम पानी लेते हैं और हम एक ड्रॉपर ले रहे हैं, राइट, और इससे हम इसके अंदर इंक ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्या देखोगे आप, जब हम इसमें इंक ड्रॉप करते हैं आप देखते हो कि वो इंक धीरे 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 वो जो ब्लू है क्लाउड सा फॉर्म होने लग जाता है लिक्विड के अंदर, है ना। और वो जो क्लाउड है वो धीरे धीरे वाटर को क्या कर देगी, लाइट ब्लू, isn't it? So diffusion होती है इसमें, but the diffusion is lesser as compared to that of the gases. ठीक है, सो डिफ्यूजन इज लेस। अब क्यों इसमें डिफ्यूजन कम है? द रीजन इज सेम, दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसमें कम है एज कंपेयर टू गैसेस, राइट। सो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं 4 की 4 प्रॉपर्टीज में, किसके साथ, गैसेस के साथ और सॉलिड्स के साथ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम करेंगे, 4 प्रॉपर्टीज जो नेक्स्ट करेंगे, वो प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली हम लिक्विड के साथ ही पढ़ते हैं, राइट। सो द 5th प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन इज अ बल्क phenomena. Bulk phenomena, sorry. Evaporation is a surface phenomena. Sorry. Right? So we are saying that evaporation, it is a surface phenomena. Basically evaporation क्या है? It is the conversion of surface molecules of a liquid into its vapor state at all temperatures. At all temperatures, right? So basically evaporation क्या हुआ? जैसे आपने कटोरी पानी की रख दी धूप में, तो थोड़े टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि लेवल ऑफ वाटर उसमें जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जो सरफेस का जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो गए, ठीक है। अब इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन में ये होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? If they have more kinetic energy, तो वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स उसको वापस खींच रहे हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द वेपर स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमिनन व्हिच इज नोन एज इवेपोरेशन, ओके। इवेपोरेशन किन चीजों के ऊपर?
डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, गीगल नहीं करो यार, फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड, ऑब्वियसली फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर। हमने अभी पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स, आई कैन राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। देयरफॉर वी से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, इसका एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि अगर हमने कपड़े सूखने डाले धूप में तो वो जल्दी सूखेंगे एज कंपेयर टू अगर बादल है, क्लाउडी है, तो उस दिन हम कपड़े सूखने डालेंगे तो कपड़े नहीं सूखते। दैट इज बिकॉज इवेपोरेशन उसमें से नहीं होती बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। देन सेकेंड, evaporation as we said is a surface phenomena, therefore evaporation also depends upon surface area। जितना ज्यादा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, क्या होता है एक्सपोज्ड सरफेस, कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, एक थाली लेते हैं, थाली के अंदर पानी डाल रहे हैं, और एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो थाली में पानी रखा है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा है, whereas ग्लास का जो पानी है वो कम इवेपोरेट होगा, ठीक है। सो वी से दैट सरफेस एरिया इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड जो है फैक्टर दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे रेनी सीजन है आजकल, तो इस करके जो एटमॉस्फेयर है, चाहे बारिश हो रही है चाहे नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो आजकल हम बोलते हैं कि ह्यूमिड है। ह्यूमिड जो है वो टेम्परेचर के साथ भी कंसर्न रहता है। अगर बारिश हो गई, जैसे प्लेन्स में आजकल होता है, बारिश हो गई और उसके बाद एकदम से धूप निकल गई, तो वो जो पानी मॉइस्चर के अंदर होता है वो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ह्यूमिड यू कैन से एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब ह्यूमिडिटी क्या करेगी? अगर मॉइस्चर है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वो इवेपोरेशन कम देगा, उसके पास पानी लेने की और जगह ही नहीं है, वाटर कंटेंट ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा है। तो वी कैन से कि ह्यूमिडिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। आजकल कपड़े नहीं ना सूखते हैं, क्यों नहीं सूखते? अगर बारिश नहीं भी हो रही तब भी नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, सूखने के बजाय वो और गीले हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ विंड। फ्लो ऑफ विंड। अब अगर हवा चल रही है तो क्या होगा? जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हवा चल रही है तो दे स्टार्ट मूविंग विद रैंडम मोशन, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, दे आर लूजली बाउंड टू द रेस्ट ऑफ द लिक्विड, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो फ्लो ऑफ विंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, राइट। द क्वेश्चन नाउ कम्स इज कि व्हाई, ये जूनियर क्लासेस में भी आपने करा हुआ है, व्हाई इवेपोरेशन causes cooling। Why evaporation causes cooling? क्या होता है evaporation में? क्या पढ़ा हमने अभी तक कि जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है,
और वो सरफेस मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में उड़ जाते हैं। तो जब उनकी सरफेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और वो उड़ेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला है वो उसकी भी थोड़ी सी एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं। तो जब वो उसकी एनर्जी अपने साथ ले जाएंगे तो लोअर जो सरफेस, जो लोअर लेयर है उसकी एनर्जी कम होगी और वो इफेक्ट जो है वो कूलिंग क्रिएट करता है। तो आप डिक्टेट कर रही हूं मैं, लिखो इसका आंसर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन molecules having higher kinetic energy escape. Molecules having higher kinetic energy escape. The slow moving molecules are left behind. Slow moving molecules are left behind. Therefore average kinetic energy of the molecules in the liquid is lowered. Average kinetic energy of the molecules in the liquid is lower. This lowering of kinetic energy drops the temperature of the liquid. Drops the temperature of the liquid. ठीक है, क्लियर हो गया? So क्या हो रहा है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो चले गए छोड़ के, तो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स रह गए पीछे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की है वो कम हो जाएगी। वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कम हो गई इसलिए वो रिजल्ट करती है इन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, and this lowering of temperature is going to cause cooling. ठीक है, so we've understood this. Any problem? So this is one property जिसपे से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, कि फैक्टर्स कौन से हैं, एमसीक्यूज भी आपको आते हैं तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सीबीएसई वालों को ये वाला एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, the next property which we are going to do, that is vapor pressure. Sixth property, vapor pressure. क्या होता है वेपर? सबसे पहले ये समझते हैं हम। वेपर मतलब कि जो गैसेस फॉर्म में लिक्विड कन्वर्ट होगा, जो रूम टेम्परेचर पे अदरवाइज एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने में वो वेपर्स में कन्वर्ट या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम वेपर बुलाते हैं। सो हर एक लिक्विड का वेपर बनेगा। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर फॉर्म होगा। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? वेपर प्रेशर अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर ले रहे हैं, उसके अंदर लिक्विड डाल रहे हैं, राइट, और इस तरह से फ्लेम के ऊपर इसको रख देते हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि ये जो लिक्विड है ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो वेपर जो है इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स हम अपर सरफेस पे देखने लग जाते हैं। इनिशियली हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो वेपर्स है या जो मिस्ट है उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, धीरे धीरे हम देखने लगेंगे कि वेपर की डेंसिटी ज्यादा हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाथरूम बंद करके और उसमें गर्म पानी का टैप खोलते हो,
बहुत तेज गर्म पानी का आपने टैप खोला तो क्या आप देखते हो? आप देखते हो कि पूरा वो मिस्टी मिस्टी सा हो गया है, क्लाउडी सा हो गया है। धीरे धीरे के बाद धीरे धीरे वो क्लाउड जो है वो छटने लग जाता है। चाहे आप गर्म पानी डालते भी रहोगे तो वो क्लाउड छटने लग जाएगा। क्या हो रहा है ऐसा कि वो क्लाउड जो है वो कम होने लग गया, कि इनिशियली जब इसके ऊपर बहुत वेपर्स बनने लग जाते हैं तो उन वेपर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। धीरे धीरे ये जो वेपर्स हैं ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को टच करेंगे और एनर्जी लूज करेंगे और कंडेंस हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही है। फर्स्ट, फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन जब होगी तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड, जब ये इसको टच कर रहे हैं तो ऑपोजिट फिनोमिनन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, सो नाउ ओवर हियर एक टाइम आता है कि जितने वेपर्स बन रहे हैं दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है तो इस पॉइंट को हम बुलाते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जितने वेपर्स सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर बचे वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को हम क्या बुलाते हैं? वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid at equilibrium. ठीक है, pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium, that is vapor pressure. Factors on which vapor pressure is going to depend. The first factor is temperature. जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने ही वेपर्स ज्यादा बनेंगे और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो टेम्परेचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो कम मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है। अब इसी वेपर प्रेशर के ऊपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिक्विड्स की है वो डिपेंड करती है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। सेवेंथ प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोइंग टू डू, राइट। जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ गैस और इनटू वेपर स्टेट, वो बॉइलिंग पॉइंट है। पर यहाँ पे हम थोड़ी सी और इम्प्रोवाइज्ड डेफिनेशन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ बल्क फिनोमेना। जैसे हमने इवेपोरेशन में करा था कि वो सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट होते हैं, पर बॉइलिंग पॉइंट में बल्क फिनोमेना है तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो बॉइल होगा, पूरा उसका बल्क बॉइल होगा, तभी बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? इट इज
कांस्टेंट टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है, so जब वेपर प्रेशर एक लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए तो बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एसटीपी पे कितना है? 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट एज वी सेड इट इज अ बल्क फिनोमेना। तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। सो बॉइलिंग पॉइंट हर एक लिक्विड का एक सेट होता है। एवरी लिक्विड हैज अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of the liquid. It depends upon the forces of attraction between the molecules of the liquid. ठीक है, अब जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही टेम्परेचर ज्यादा चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर। जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं होता है। तो वी से जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यही बोलेंगे ना। सो वी से दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं इथाइल अल्कोहल और वाटर। वाटर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं और अल्कोहल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होते हैं। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 373 केल्विन और जो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.5 केल्विन। सो यू कैन सी कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट है बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों के डिफरेंट है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट को? जैसे हम शिमला में पानी बॉईल कर रहे हैं या हम चंडीगढ़ में पानी बॉईल कर रहे हैं, शिमला में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। ओके, सो वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा टुवर्ड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जल्दी अटेन हो जाता है, राइट। सो हाई एल्टीट्यूड्स में बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज अटेन्ड क्विकली। ठीक है, क्लियर हो गया। सो शिमला में अगर हम पानी बॉईल कर रहे हैं तो जल्दी बॉईल होगा और अगर हम पानी बॉईल कर रहे हैं प्लेन्स में तो वो देर से बॉईल होता है। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने दो फिनोमिनन करे जो ऑलमोस्ट सेम है। वन इज इवेपोरेशन एंड द अदर वन इज बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स सी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो आता है आपको। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इवेपोरेशन पढ़ा हमने। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन takes place at all temperatures। सिर्फ फर्क क्या होगा कि अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम हो रही है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है। पर इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर्स पे होती है, कम या ज्यादा। Whereas जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अ
कांस्टेंट टेम्परेचर। हर एक लिक्विड का हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, राइट? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। सेम है आई थिंक दीज आर। और तुमको कुछ सोच में आ रहा है इसके अलावा, दो डिफरेंसेस के अलावा? तो अगर डिफरेंसेस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये दो डिफरेंसेस अपने लिखते हैं, ठीक है? फिर एट्थ प्रॉपर्टी हम करते हैं सरफेस टेंशन। एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, सरफेस टेंशन। सरफेस क्या होता है? सरफेस सतह। और टेंशन क्या होता है? पढ़ाई वाली नहीं, इसके अलावा भी होती है टेंशन, फोर्स, राइट? सो जो वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, जो सरफेस पे फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं, राइट? एक्सप्लेन हम इसे कैसे करेंगे, डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले लेट्स अंडरस्टैंड। एक बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, है ना, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है? बल्क में भी प्रेजेंट है, सरफेस में भी प्रेजेंट है। अब जो ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, इसको ये मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ को खींचेगा, है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। सो चारों तरफ से इस मॉलिक्यूल को बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिल रहे हैं। Whereas जब हम सरफेस पे जाते हैं तो इसके ऊपर तो हमें कोई मॉलिक्यूल नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं और अंदर वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेंडेंसी इस मॉलिक्यूल की क्या रहती है, अंदर की तरफ को ये खिंचाव जो है वो महसूस करता है। अब दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज force per unit length, force per unit length acting perpendicular to the tangential, tangent होता है ना, perpendicular to the tangential line drawn on the surface, drawn on the surface। मतलब अगर हम ये एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं सरफेस के ऊपर, तो जो फोर्स perpendicular है, that is what surface tension is। Okay, so surface tension सिर्फ again this is also a surface phenomenon only। जो surface के molecules हैं सिर्फ उसी के ऊपर surface tension होती है, जो bulk में molecules हैं उसके ऊपर कोई surface tension नहीं। surface tension किन के ऊपर डिपेंड करेगी? फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स नंबर 1, forces of attraction between the molecules। जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी कस के ये वाला मॉलिक्यूल अंदर की तरफ को पुल करेंगे, उतनी ही ज्यादा सरफेस टेंशन होगी। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, ठीक है? देन नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो सरफेस टेंशन को क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? एप्लीकेशंस क्या है सरफेस टेंशन की? एप्लीकेशन, first application is spherical drops of liquid molecules। spherical drop liquid molecules का क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई एक ड्रॉप गिरेगा पानी का तो उसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सरफेस एरिया को लीस्ट करने के लिए अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ को पुल करेंगे। तो जब किसी भी चीज को हम सक्शन टाइप ऑफ अ फोर्स इसमें बोल सकते हैं, हम सक्शन करते हैं तो दैट विल टेक अ सर्कुलर शेप। देयरफॉर जो ड्रॉप्स हैं लिक्विड्स के, दे आर सर्कुलर। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए एक नोट डाल लो।
The liquid drops have spherical shapes. The surface tension tries to decrease the surface area. As a result, the liquids adopt spherical shape. राइट? एक और एग्जांपल इसमें होता है, जैसे ग्लास, आपने डाइनिंग टेबल का या सेंटर टेबल के ग्लासेस देखे हैं, उसके जो एजेस हैं उसको राउंड कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको फिनोमेनन को हम बुलाते हैं क्या है, एजिंग, या हम बुलाते हैं पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास। उसपे होता क्या है कि टेम्परेचर जो लाइनिंग का है उसका या कॉर्नर्स का है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्लास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो स्फेरिकल शेप अपना लेता है, ठीक है, और वो जो स्फेरिकल शेप उसकी हो जाती है, उसकी वजह से उसके जो शार्प एजेस है वो राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ओवर हियर। सेकंड इज capillary action. This you must have seen yourself as children, या आपने इस तरह की कोई गेम्स भी खेली होंगी कि आपको कोक या जूस देते हैं ग्लास के अंदर और उसके अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, तो आप देखते हो कि वो जो जूस है वो स्ट्रॉ के अंदर चला गया, ठीक है, और जब वो जूस स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है तो आप उसके ऊपर थंब रख दो। जब थंब रखोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड है वो स्ट्रॉ से बाहर नहीं निकलता है ना। क्यों नहीं निकलता है वो स्ट्रॉ से बाहर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने ब्लॉक कर दिया है। वो लिक्विड तभी नीचे की तरफ को जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो जैसे वो हम थंब को हटाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अंदर चला जाता है एंड दैट लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट। ओके, द क्वेश्चन फर्स्ट इज कि क्यों वो लिक्विड इस स्ट्रॉ के अंदर जा रहा है। That is known as capillary action. That is due to surface tension. What happens is कि जैसे ये surface molecules हैं, ये surface molecules जो हैं उसके ऊपर force लगता है, surface tension की वजह से ये surface molecules को inward pull करेंगे। तो जब inward pull करते हैं तो वो वाला जो surface molecules हैं वो कहीं जाने की जगह ढूंढते हैं। जब वो कहीं जाने की जगह ढूंढेंगे तो उनको ये जगह खाली मिल रही है, वो इस जगह के अंदर चले जाते हैं एंड लेवल इन द कैपिलरी दैट इंक्रीजेस। ओके, सो कैपिलरी एक्शन का क्या रीजन हम दे रहे हैं, द रीजन इज सरफेस टेंशन। ओके, और एप्लीकेशंस इसके क्या है, रूट्स absorb water from the soil due to this capillary action. Roots absorb water from the soil due to this capillary action. ठीक है। Third application, liquid wet things. किसी ग्लास के ऊपर पानी फेंके तो क्या होगा, ग्लास गीला हो जाएगा ना। तो वेट थिंग्स का मतलब यही हुआ कि आपने ग्लास टेबल है उसके ऊपर 2-4 छींटे मारी हैं, तो आप देखते हो कि वो छींटे उसके साथ चिपक गई, कुछ पानी निकल गया, कुछ उसके ऊपर चिपक गई, तो एक वेट सी फीलिंग उस शीशे को टच करके आती है। तो व्हाई डज दिस हैपन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी लिख लो, द लिक्विड्स वेट थिंग्स बिकॉज they spread across the surface, as they flow, तो वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे सरफेस को, इट इज गोइंग टू वेट द सरफेस। क्लियर हो गया। The last property which we are going to do, that is viscosity. क्या होती है viscosity?
It is the resistance to the flow of liquid. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर पानी फेंक रहे हैं तो कुछ पानी जो है वो रुका रह जाता है, पूरा का पूरा पानी एकदम से वहां से नहीं निकलेगा, चिपक जाता है वो सरफेस के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब कि जो हम पानी फेंक रहे हैं वो पानी एक लेयर में ट्रैवल नहीं कर रहा है या फ्लो नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी लेयर्स में फ्लो कर रहा है। तो अगर जैसे सपोज हम ये 2 लेयर्स ले रहे हैं इसकी लिक्विड की, राइट, तो होगा क्या कि ऊपर वाली लेयर फ्लो करती है और नीचे वाली जो ये वाली लेयर है वो इसके फ्लो को रेजिस्ट करती है, वो इसको पुल करके रखेगी। इसको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दोनों लेयर्स के बीच में ना, तो ये वाली लेयर इस वाली लेयर को फ्लो करने नहीं देती, उसको हम क्या बुलाते हैं, विस्कोसिटी। तो इससे क्या पता चलता है कि विस्कोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी, क्योंकि हमने फ्लूइडिटी पढ़ी थी, इट इज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो। सो अगर विस्कस फ्लूइड्स हैं वो उसको फ्लो नहीं करने दे रहे तो उनकी फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। जैसे हम हनी लेते हैं और हम वाटर ले रहे हैं तो क्या होगा, आप हनी फेंक रहे हो एक ग्लास के ऊपर, एक ड्रॉप हनी का फेंका, एक ड्रॉप पानी का फेंका, तो आप क्या देखते हो, हनी लेट जाता है ना। जो पानी है वो जल्दी फ्लो हो जाएगा, ओके, और जो हनी है वो धीरे फ्लो होगा। मतलब हनी जो है वो ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि हनी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को ज्यादा रेजिस्टेंस देगी और ऊपर वाली लेयर इजीली फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। विस्कोसिटी को हम एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा एक और चीज इसमें आपने याद रखी है कि इस फ्लो को जब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रेजिस्ट कर रही है तो इस फ्लो को हम एक नाम देते हैं व्हिच इज नोन एज लैमिनर फ्लो। इट इज नोन एज लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर वाली सबसे फास्ट, उससे नीचे वाली उसके पीछे चली हुई है, उसके नीचे वाली उसके पीछे चली हुई है, तो एक के पीछे एक लेयर जा रही है। सारी लेयर्स इकट्ठी मूव नहीं करती लिक्विड में कभी भी, ओके। और उसे हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, लेट्स टेक, हम एक लेयर ले रहे हैं ऐसे, लेट्स से दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। हम बोल रहे हैं जो इसकी नीचे वाली लेयर है वो उससे पीछे रह जाएगी, ठीक है, और जो इससे भी नीचे वाली लेयर बॉटम मोस्ट लेयर है वो उससे भी पीछे रह जाएगी। इस तरह से शो कर सकते हैं हम, राइट। लेट्स से कि जो सेंटर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है v, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस dv, क्योंकि वो थोड़ी सी उससे आगे चली गई है, तो dv क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब जो ये वाली है वो इससे पीछे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस dv। अब ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, सरफेस है, इसका हम बोल रहे हैं कि एरिया है a, ठीक है। और जो मूवमेंट एरिया का हो रहा है ये इतना सा जो ये एरिया है, पोजीशन में जो डिफरेंस आ रहा है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू dx। सिमिलरली दिस इज आल्सो इक्वल टू dx। देयर इज अ dx क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। हाँ क्या बोला, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सो अब क्या होता है इसमें कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ओके। सो ये जो लेयर पीछे पीछे चली है जिसको हम लैमिनर फ्लो बुला रहे हैं, तो वो दैट इज ऑल बिकॉज ये वाली लेयर इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है, ये वाली लेयर इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये जो फोर्स है हम बोलते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
dv upon dx, where dv upon dx, that is known as velocity gradient. dv upon dx, that is known as velocity gradient. ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा? a dv upon dx, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमको हटानी है, so force is equal to eta a dv upon dx, where जो ये वर्ड हम सिंपल यूज कर रहे हैं eta, this is known as coefficient of viscosity. This is known as coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity क्या हुई? लिखो, it is the force of friction required when the velocity gradient is unity and the area of contact is 1 unit. Area of contact is 1 unit. Right? अब units हम देखते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप है F is equal to eta A dv upon dx. So इससे eta क्या आ जाएगा? Force that is equal to eta. ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. सॉरी, सेंटीमीटर. अगर आप एरिया सेंटीमीटर में ले रहे हो तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में लेंगे. और dx का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर. राइट? सो सबके यूनिट्स डालो तो यहाँ फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. जो बाकी सारे आप सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो तब डाइन लेंगे. ठीक है, पर हम इसको मीटर्स में लेते हैं. चलो फिर न्यूटन आ गया, dx का हो गया मीटर, dv का हो गया मीटर पर सेकेंड, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर. ये मीटर और ये मीटर कट गया. न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ ईटा. ठीक है, और इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में सीजीएस यूनिट में लेते हैं तो सीजीएस यूनिट में एज यू सेड क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ ईटा. ठीक है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज पॉइज. P. So the unit of eta that is going to be poise. और फैक्टर्स इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. क्या हो सकता है? टेम्परेचर. इट विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी. So viscosity is inversely proportional to temperature. ठीक है? With this we finish our chapter 5.